दोस्तों नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है जो मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, कंठ स्वर और घोष ध्वनि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि एक ऐसा स्वर है जो मूल स्वर के अंतर्गत भी आता है, ह्रस्व स्वर के अंतर्गत भी आता है और कंठ और घोष ध्वनि के अंतर्गत भी आता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। अ जो है मूल स्वर भी है, ह्रस्व स्वर भी है और कंठ भी है और घोष ध्वनि भी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर मूल स्वर देखते हैं तो अ, ई, उ और री, अ, ई, उ और री ये जो है मूल स्वर है और मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मूल स्वर और ह्रस्व स्वर जो है एक ही है। कंठ स्वर में अ आता है और आ आता है और आहा, ये है कंठ स्वर। और घोष ध्वनि को जान लेते हैं। तो घोष ध्वनि में जितने भी स्वर हैं जितने भी स्वर हैं सभी घोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और 15 स्पर्श व्यंजन यानी कि जिसको वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ठीक है, कंठभ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, वहाँ से जो है प्रत्येक वर्ग की अंतिम तीन वो जो वर्ण है, जैसे क वर्ग में देखते हैं तो क वर्ग में आपका ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया, ठीक है। ये जो है ये आता है घोष ध्वनि में। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ग का 3 यानी कि कुल टोटल 15 स्पर्श व्यंजन जो है घोष ध्वनि में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसमें आता आपका है य, र, ल और व, ये जो है आपका ये आता है घोष ध्वनि में। और इसके अलावा य, र, ल, व और हा, ठीक है। उसमें व्यंजन में जिसमें आपका उसमें व्यंजन में जो है आपका 4 मिलेगा, जिसमें शक्कर के शाह हो गया, ठीक है, शक्कर का शाह हो गया और षटकोण का शाह हो गया और शफीरा का शाह हो गया और हा हो गया। इस जो है ये भी किस में आता है, सॉरी ये एक मिनट, यहाँ से उसमें व्यंजन एक ही लिया गया है। उस व्यंजन में आपका एक ही आता है जो है आपका ह जो है उस व्यंजन है, ठीक है। बाकी शक्कर का शाह हो गया, षटकोण का शाह और शाह ये अघोष में आते हैं। तो यहाँ से उस व्यंजन से एक है, ठीक है, कौन सा वो है हा। ये जो है आता है आपका उस व्यंजन में घोष ध्वनि में। तो इस प्रकार टोटल जो है घोष ध्वनि है 31। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, यहाँ पर बताना है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। तो यहाँ पर देखो हवा की कमी या बेसी से, ऑप्शन बी है स्वर तंत्रियों से, ऑप्शन सी है अलजीवा से, ऑप्शन डी है स्पष्टता से। तो अल्प प्राण और महाप्राण जो है ये संबंध है हवा की कमी व बेसी से है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। वहीं अगर स्वर तंत्री की बात की जाए तो ये होता है घोष और अघोष से इसका संबंध होगा, ठीक है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्री में अगर कंपन होता है तो उसको घोष कहते हैं और स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता उसको बोलते हैं अघोष। वहीं उसी प्रकार अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प प्राण में जो गर्म वायु है, ठीक है, जिसका प्रक्षेपण एकदम कम हो, वायु का प्रक्षेपण एकदम कम हो तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण जिसमें मुंह से जो गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में उसको महाप्राण कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में दिया है। तो ये दिया है अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण कम या एकदम नहीं हो, साथ ही मुंह से जो हकार की ध्वनि भी नहीं निकलता, उसको कहते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ व्यंजन हैं ये सभी आपको इसमें अल्प प्राण में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो प्रथम, तृतीय और पंचम प्रत्येक वर्ग, जैसे कंठव्य का जो है क हो गया, ग हो गया, अंगा। उसी प्रकार च वर्ग में देखो तालव्य से च, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, ब, म और य, र, ल, व अल्प प्राण जो है ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। तो इस प्रकार अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 19। इस प्रकार अल्प प्राणों की संख्या है 19 है। उसी प्रकार महाप्राण किसे कहते हैं, तो देखो महाप्राण है जिन वर्णों के, यहाँ पर वर्ष लिखा गया है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में होता है, साथ ही मुंह से हकार की ध्वनि भी निकलता है, उसको कहते हैं महाप्राण। जिसमें हर वर्ग का, जैसे कंठव्य का देखते हैं तो दूसरा और चौथा वर्ण जो है आता है इसमें प्रत्येक वर्ग का, ठीक है। जिसमें जैसे क हो गया, ख हो गया, ख हो गया, घ हो गया, जिसका जो है एक प्रकार से बोलने से ही पता चल जाता है कि ये अल्प प्राण है कि महाप्राण। उसी प्रकार जैसे वहाँ से अल्प प्राण में देखो अंतस्थ व्यंजन आते हैं, उसी प्रकार महाप्राण में आपका उष्म व्यंजन, जितने भी 4 उपस्म व्यंजन हैं ये सभी महाप्राण में आते हैं। इस प्रकार महाप्राणों की जो संख्या है वो है कितना, 14 है। महाप्राणों की संख्या 14। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। यहाँ पर बताना है अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो देखो अंतस्थ व्यंजन में आपका है एक आता है या और र आता है और ल आता है और व आता है। तो इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, हाँ।
ह आता है किसमें, ऊष्म व्यंजन में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दिया है देखो, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है। जो अंतस्थ व्यंजन है यह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है और जीभ, तालु और दांत ओंठों को परस्पर सटाने से उच्चारित होते हैं, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होते, अतः यह अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। ऑप्शन ए भी है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 4। तो अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट उत्तर है। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर वर्णों के उच्चारण में होने वाले मुख के यत्न को प्रयत्न कहते हैं। इसके 2 प्रकार हैं, एक है अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर पूछा गया है तो इसके 4 प्रकार हैं। एक होता है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, जिसमें आपका अ से लेकर औ तक के सभी जो स्वर हैं इसमें विवृत में आते हैं। उसी प्रकार दूसरा है स्पृष्ट। इसका अर्थ है छुपा हुआ, यानी कि ये आता है क से लेकर म तक स्पृष्ट। और उसके बाद है ईसत स्पृष्ट। इसका अर्थ है थोड़ा खुला हुआ। ठीक है, विवृत का मतलब होता है खुला हुआ, स्पृष्ट का मतलब होता है इसका अर्थ छुपा हुआ होता है। ईसत स्पृष्ट का मतलब है इसका अर्थ थोड़ा खुला हुआ, जिसमें आपका अंतस्थ व्यंजन इसमें जो है आ जाते हैं। ईसत विवृत में देते हैं, इसका अर्थ भी थोड़ा खुला हुआ होता है, यानी कि इसमें सभी जो है ऊष्म व्यंजन जो है इसमें ईसत विवृत में आ जाते हैं। उसी प्रकार देखो बाह्य प्रयत्न के दूसरा है बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण की समाप्ति पर होने वाले यत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, जिसमें अघोष ध्वनि और घोष ध्वनि को बाह्य प्रयत्न के आधार पर माना गया है। तो अघोष और घोष जो है ये बाह्य प्रयत्न के अनुसार जो है इसके 2 प्रकार बताए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है आपको बताना है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है, देखते हैं, नासिका। ऑप्शन ए है नासिका, ऑप्शन बी है मुख, ऑप्शन सी है ओष्ठ, ऑप्शन डी है मुख एवं नासिका। तो अनुनासिक ध्वनि का नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि का जो उच्चारण है नाक और मुंह दोनों से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, मुख और नासिका। यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आता है अनुनासिक ध्वनि में जितने भी कंठव्य हो गया, जितने भी वर्गीय व्यंजन हैं, वहाँ से जो पांचवा वर्ण है वो सभी आ जाते हैं, जिसमें आता है अंगा आता है, या आता है, अड़ा आता है, न आता है और मा आता है। ये सभी जो है अनुनासिक ध्वनि के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण, इसमें बताना है ऐसा व्यंजन जो अघोष भी है, ऊष्म भी है और व्यंजन भी है, तो कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, शक्कर का सा जो है अघोष है, ऊष्म भी है और महाप्राण भी है। यहाँ पर देख लेते हैं अघोष। ठीक है, अघोष में देखते हैं तो आपका देखो अघोष में क, ख, च, छ, यानी कि जितने भी वर्गीय व्यंजन है उसके प्रथम 2 जो है अघोष में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं शक्कर का शाह हो गया, षटकोण का शाह हो गया, शपीरा का शाह हो गया, ये आ जाते हैं इसमें। उसके बाद है देखो उसमें भी स और हा। ठीक है, महाप्राण में देखो सभी उसमें व्यंजन आते हैं इसमें। और क यहाँ पर हाँ ख, घ और छ, यहाँ पर जितने भी ये महाप्राण में देखते हैं तो आपका इसमें आता है, आपका महाप्राण में स छूटा हुआ है। ठीक है, स भी आता है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ही होगा, शक्कर का शाह जो है अघोष भी है, उसमें भी है महाप्राण। यहाँ पर जो है इसमें छूट गया है कुछ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु स्वर कौन सा है। यहाँ पर बताना है लघु स्वर। तो लघु स्वर यानी कि हर्ष स्वर कहते हैं, जिसमें आपका आता है हर्ष स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, हर्ष स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर, जिसमें आ आता है, ई आता है, ऊ आता है और री आता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, री जो है एक लघु स्वर है। ये यहाँ पर दिया है अ, ई, ऊ और री। अगला प्रश्न है, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। विसर्ग जो है किस वर्ग से संबंधित है। तो विसर्ग ये है आपका कंठ्य वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर है, कंठ्य स्वर से संबंधित है विसर्ग। यहाँ पर दिया है कंठ्य वर्ग में देखो आ और आहा। स्वर में कंठव्य में देखते हैं तो अ, आ और आहा, ये जो कंठ में आता है। उसी प्रकार व्यंजन में देखते हैं तो क, ख, ग, घ और अंगा, और जो विसर्ग है
ये आता है कंठ में, और जो उसमें व्यंजन ह है वो भी कंठ वर्ण में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर बताना है हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है 4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट उत्तर है, जिसमें आपका आता है अ, ई, उ और री। ये जो है इसको कहते हैं मूल स्वर, और इसे हर्ष स्वर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन कीजिए। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन ए दिया है क, ऑप्शन बी दिया है थ, ऑप्शन सी दिया है ज, और ऑप्शन डी दिया है य। तो यहाँ पर बताना है आपको अघोष अल्प प्राण, अघोष भी है और यानी कि अल्प प्राण भी है। तो यहाँ पर देखते हैं क, ठीक है, क जो है एक अघोष में भी आता है और अल्प प्राण भी है, तो ये होगा इसका सही उत्तर क होगा। बाकी थ जो है ये आता है घोष में आता है, ठीक है। उसी प्रकार ज भी देखो, ज आपका घोष में आएगा लेकिन अल्प प्राण नहीं है, ठीक है। घोष ध्वनि का परिभाषा क्या है? स्वर तंत्री में अगर कंपन पैदा हो रहा हो तो उसको कहते हैं घोष, और स्वर तंत्री में अगर कंपन नहीं हो रहा हो तो उसको अघोष कहते हैं। और अल्प प्राण क्या होता है? जिसमें गर्म वायु या वायु का यानी कि अधिक मात्रा में प्रवाहित हो। अगर हम बोलते हैं तो गर्म वायु का प्रक्षेपण अधिक मात्रा में तो उसको महाप्राण कहते हैं, और कम मात्रा में तो उसको अल्प प्राण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पर दिया है देखो, जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो उसे अघोष ध्वनि कहते हैं, अर्थात हर वर्ग का पहला एवं दूसरा व्यंजन होता है इसमें। यहाँ पर दिया है देखो, अगला प्रश्न है हिंदी में पश्च स्वर है। हिंदी में बताना है आपको पश्च स्वर। तो यहाँ पर देखो, ये जीवा के आधार पर जो है स्वर के 3 भेद बताया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो यहाँ पर इसमें हिंदी में पश्च स्वर है ये बताना है। तो इसमें है देखो, ये यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, हिंदी में पश्च स्वर। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा देखो, इसमें पढ़ लेते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अच्छा हाँ, मिस्टेक नहीं हुआ है, पश्च स्वर बताना है इसमें। यहाँ पर देखते हैं अ जो है ये आता है आपका मध्य स्वर में, यहाँ पर भी मध्य स्वर दिया है। ई ए अग्रस्वर है, ठीक है। तो हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। उ और ओ जो है ये पश्च स्वर में आते हैं, ठीक है। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर में बांटा गया है जीवा के प्रयोग के। हाँ, ये है जीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद यहाँ पर बताया गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। अग्रस्वर में ई और ए आता है, मध्य स्वर में आ आता है, और पश्च स्वर में आ, उ, ओ और औ आते हैं। अगला प्रश्न है कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो कौवे की स्थिति के आधार पर बताना है। तो कौवे की स्थिति के या अलजीवा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 2, जिसमें आपका निर्नुनासिक और अनुनासिक स्वर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर दिया है अलजीवा या कौवे की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। निर्नुनासिक को मौखिक स्वर भी कहते हैं, जिसमें अ, आ और ई ये आता है मौखिक स्वर में। अनुनासिक स्वर में यहाँ पर जो है चंद्र बिंदु लगा रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है, या हवा रुक जाती है, या। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं एक नज़र में जो कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, अष्टवर्गीय व्यंजन है, वहाँ से कितने स्वर और व्यंजन उसमें आते हैं उसको देखते हैं। तो ये है, सबसे पहले देखते हैं कंठ्यवर्ण। कंठ्यवर्ण में देखते हैं तो स्वर में अ, आ और जो अहा है, ये आ है, अहा ये जो है आता है कंठ्यवर्ण में। उसी प्रकार व्यंजन से जो है क, ख, ग, घ और अंगा, जो क वर्ग है कंठव्य, जिसको कंठव्य व्यंजन बोलते हैं, वहाँ से जो क, ख, ग, घ, अंगा ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं आपके कंठ्यवर्ण में आते हैं। और उसी प्रकार यहाँ से देखो यहाँ से अल्प प्राण भी निकाल सकते हो और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या आएगा? अल्प प्राण में क आ जाएगा, ग आ जाएगा और अंगा, ठीक है। और महाप्राण में ख, घ, ठीक है। हवा जो हवा निकल रहा है यहाँ से, वहाँ से पता चल जाता है कि ये महाप्राण है कि अल्प प्राण, ठीक है। उसको भी यहाँ पर, और विसर्ग जो है कंठ्यवर्ण में आता है और ह भी आता है। चलते हैं अगला देखते हैं तालव्य। तालव्य से देखते हैं तो तालव्य से जो है आपका स्वर में जो आता है वो है ई और ई, छोटा ई और बड़ा ई, ये आता है तालव्य में, ठीक है।
छोटा ई और बड़ा ई किस में आता है, तालव्य में आता है। व्यंजन में चलते हैं तो च, छ, ज, झ और इया ये आता है तालव्य में। और उष्म और अंतस्थ व्यंजन से, उष्म व्यंजन से शक्कर का सा आता है और अंतस्थ या अर्ध स्वर से ये आता है यज्ञ का य और स जो है ये तालव्य में आते हैं। मूर्धन्य से देखते हैं, मूर्धन्य वर्ण तो स्वर से जो है आपका ऋषि का री आता है स्वर में, मूर्धन्य वर्ण में ऋषि का री आता है स्वर में। और उसी प्रकार व्यंजन से जो है ट, ठ, ड, ढ और ड़ ये जो है आता है मूर्धन्य वर्ण में। और अंतस्थ व्यंजन से आपका र आ जाता है और उष्म व्यंजन से षटकोण का सा मूर्धन्य में आ जाते हैं। यानी कि जिन वर्णों का जो उच्चारण है आपका मूर्धा से होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं मूर्धन्य वर्ण। अगला देखते हैं दंत्य। देखो दंत्य में क्या होता है, जो जीभ का जो टकराव होता है दांत पर होता है, ठीक है, त थ देखो, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर से एक भी दंत्य वर्ण में शामिल नहीं है, ये आते हैं व्यंजन से। आपका तरबूज का त, थर्मस का था, द हो गया, ध हो गया, न ये आता है आपका इसमें दंत्य वर्ण में आते हैं। और अंतस्थ व्यंजन से ल आ जाता है, लड़का का ला, ठीक है। और सपेरा का सा जो कि उष्म है ये भी दंत्य वर्ण में आते हैं, क्योंकि सा जब बोलते हैं तो हाँ जो जीभ का टकराव है हल्का सा जो है दांत पर पड़ता है, इसीलिए इसको दंत्य वर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है ओष्ठ्य वर्ण। अब मैं तो कहता हूँ आप लोग इसको पढ़ के भी नहीं जाओगे ना, तो भी यहाँ से आप लोग इसका उत्तर बता सकते हो, ठीक है, बोलकर अपने, क्योंकि इसका नाम जो है इसके जीभ के इधर उधर या ओंठों के आधार पर इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं ओष्ठ्य वर्ण। यहाँ पर देखो ये ओंठ से पता चल रहा है ऊ, आपका ओंठ जो है जुड़ रहा है। तो यहाँ पर स्वर में देखते हैं तो ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है, उल्लू का ऊ और ऊन का ऊ जो है ये आता है ओष्ठ्य वर्ण में स्वर से। व्यंजन में चलते हैं तो प हो गया, फ हो गया, ब, भ, म, ठीक है, ये आते हैं यहाँ पे ओष्ठ्य वर्ण में आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण में देखते हैं तो कंठ तालव्य वर्ण से जो है आपका केवल स्वर को ही इसमें शामिल किया गया है, ए और ऐ ये आता है कंठ तालव्य वर्ण में। उसके बाद है कंठोष्ठ, मतलब कंठ धन ओष्ठ। कंठ धन ओष्ठ से जो है आपका कंठोष्ठ वर्ण, जिसमें ओ और औ आते हैं, इसमें ओ और औ कंठोष्ठ वर्ण में आते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है ज़्यादा खास करके ये ए वाला जो है कंठ तालव्य वर्ण, ए और ऐ को याद रखना है। कंठोष्ठ यानी कंठ धन ओष्ठ, ओ और औ यहाँ से आते हैं दंतोष्ठ, देखो दांत धन ओंठ ये आता है, इसमें केवल व आता है, ठीक है, व का व जो है ना वो आता है दंतोष्ठ वर्ण में। अगला है नासिक वर्ण। नासिक वर्ण में स्वर से केवल अंगूर का अंग लिया गया है, अंग, ठीक है, ये है नासिक वर्ण में शामिल है। उसी प्रकार व्यंजन में नासिक वर्ण में आपका जितने भी वर्गीय व्यंजन है ना वहाँ से जो पांचवा वर्ण जो आता है वो सभी है च वर्ग का, ठीक है, क वर्ग का, च वर्ग का, वहाँ से जो पांचवा वर्ण आता है सभी जो है नासिक वर्ण में आते हैं, जिसमें गा, या, ड़ा, ना, मा, ठीक है, ये सब। अगला है अलजीवा वर्ण। अलजीवा, ठीक है, इसमें क, ख, ग, ज, फ ये सब क्या है, इसमें यहाँ पर हलंत लगा हुआ है, तो ये सब आते हैं अलजीवा वर्ण में। उसके बाद है वत्सर्य। वत्सर्य वर्ण में न, ल, स और ज ये सभी आते हैं, इसमें वत्सर्य वर्ण में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।